भाई वाह, क्या सब्जी बनी है अर्चना, तुमने क्या बनाया है? नहीं, आपकी बेटी ने बनाई है। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ पापा, आज सब्जी मैंने बनाई है। अच्छी लगी आपको? भाई कद्दू तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन तुमने क्या कद्दू बनाया है, आहा, मजा ही आ गया। इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना आ गया है अब। हाँ पापा, और आप देखना मैं आपको कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसके हाथों में गजब का स्वाद आने लगा। फिर एक दिन, मानना पड़ेगा कविता, इतना अच्छा हलवा तो मैं भी नहीं बना पाती। न ज्यादा मीठा न फीका, और ऊपर से घी का स्वाद। आहा, बहुत ही बढ़िया बना है सच में। मैं भी यही कहने वाला था। बहुत बढ़िया कविता, शाबाश। कितने किस्मत वाले होंगे वो लोग जहाँ हमारी कविता बहू बनकर जाएगी। अपने माता पिता से तारीफ सुनकर कविता फूली नहीं समा रही थी। कविता के खाने में वाकई अच्छा स्वाद आने लगा था और धीरे धीरे उसे इस बात पर घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि सबसे अच्छा खाना तो वही बनाती है। वक्त बीता तो कविता के लिए रिश्ते भी आने लगे और फिर धूमधाम से उसकी शादी आशीष से हो गई। फिर शादी के बाद पहली रसोई के दिन, कविता बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो बताओ क्या बनाओगी? मैं बनाऊंगी भरवा बैगन और हलवा। देखना माँ जी, आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा, वैसे तुम्हारे लिए ये नई रसोई है, सारे बर्तन भी नए हैं। कुछ मदद की जरूरत हो तो बताना मुझे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप जाकर पापा जी के साथ आराम से बैठिए, मैं फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। कविता की बात सुनकर उसकी सास गीता को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर वो हॉल में अपने पति ओम प्रकाश के पास जाकर बैठ गई और फिर, अरे गीता, तुम रसोई में जाओ ना, आज बहू का पहला दिन है और उस बेचारी को क्या मालूम कि सारा सामान कहाँ रखा है। मैं गई थी, उसी ने मुझे यहाँ भेज दिया। कहने लगी कि उसे सब आता है और वो सब कर लेगी। चलो अच्छी बात है ये तो। कविता की ये बात ओम प्रकाश को भी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कविता 2 बर्तन लेकर अपने सास ससुर के पास आई। लीजिए माँ जी, पापा जी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह, लाओ, वैसे क्या बनाया है कविता? पापा जी भरवा बैंगन की सब्जी और मीठे में हलवा है। क्या बात है, रसोई में सामान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं पापा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे ये तो हमारा काम होता ही है। रसोई में तो फिर भी सामान था। मैं तो तब भी खाना बना सकती हूँ जब रसोई में कुछ ना हो। आप तो खाकर बताइए कैसा बना है सब कुछ। कविता का घमंड देखकर ओम प्रकाश हैरान थे, लेकिन उन्होंने कविता से कुछ नहीं कहा। क्या पापा जी, आप तो बस खाते ही जा रहे हैं, कुछ कहिए तो सही। है? हाँ, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, अच्छी है। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी पापा जी? हाँ, बहुत अच्छी। अपने ससुर ओम प्रकाश से अपनी तारीफ सुनकर कविता वहाँ से चली गई और ओम प्रकाश उसे जाते हुए देखते रहे। फिर शाम को, गीता खाना तो ठीक था, लेकिन कविता में घमंड बहुत है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। मैं तो तभी समझ गई थी जब उसने मुझे मेरी ही रसोई से जाने को कह दिया था। चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन, बताइए ना पापा जी, शाही पनीर की सब्जी कैसी लगी आपको? अच्छी है, लेकिन ग्रेवी अगर थोड़ी सी और गाढ़ी होती तो स्वाद आ जाता, और जरा सा नमक भी कम लग रहा है। वैसे तो मुझे नमक ठीक लग रहा है पापा जी, लेकिन अगर आप कहते तो मैं रसोई से नमक ले आती हूँ। इनकी बात तो सुनो, नमक कम है। अरे ना नमक का पता और ना मिर्च का, आए बड़े मुझे सिखाने। ग्रेवी पतली कर दो, मोटी कर दो। इसी तरह जब भी कविता के खाने में कोई कमी होती तो उसके ससुर उसे टोक दिया करते। इस बात से कविता को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो तो अपने आप को सबसे बढ़िया कुक समझती थी, लेकिन यहाँ उसके सास ससुर उसके खाने में कमी बता देते थे। फिर एक दिन उसका पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। देखिए पापा जी, आपको खाना है तो खाओ, वरना आप जाकर खुद खाना बना लो। जब आप बनाओगे ना, तब मैं बताऊंगी कि रोटी जल गई है पापा जी, दाल गली नहीं है पापा जी। कविता, ये कौन सा तरीका है बात करने का अपने ससुर से? हाँ तो ससुर जी को भी बोलिए ना कि वो मेरे खाने में कमियां ना निकाला करे। अरे मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, और एक ये है जिन्हें मेरे खाने में बस कमियां ही नजर आती हैं। गीता कविता से लड़ने वाली थी कि तभी ओम प्रकाश ने गीता को चुप करा दिया। फिर शाम को कविता के फोन पर उसके पापा आशुतोष का फोन आया। और कविता कैसी हो बेटी? पापा प्रणाम, मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए आज कैसे याद कर लिया अपनी बेटी को? सुन, तेरी दीदी को बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। तो फिर क्या प्लान है? सोचा है कि बढ़िया सा जागरण कराऊंगा और सुबह नाश्ते में सबके लिए बढ़िया पूरी सब्जी बनाऊंगा। उसकी चिंता आप मत करिए पापा, मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगी पूरी सब्जी। आप तो बस बताइए कितने लोग हैं। अरे तू इस सब की चिंता मत कर, उसके लिए मैंने हलवाई को बोल दिया है, वो अपने आप सब बनाएगा। और वैसे भी करीब 100 लोग ही आएंगे। तू तो बस अपने ससुराल वालों को लेकर आ जाना टाइम से। हाँ ठीक है पापा, जैसा आप कहो। कविता ने अपने पापा की बात अपनी ससुर सास और अपने पति को बताई तो सभी लोग बहुत खुश हुए।
2 दिन बाद कविता के साथ उसके ससुराल वाले भी उसके मायके पहुंचे। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब, मुबारक हो आपको, आप नाना बन गए हैं। जी, ऊपर वाले के करम से सब ठीक हो गया। अब घर में नन्हा मेहमान आ गया है तो सोचा माता का जागरण करवा लूं। पहले जागरण होगा, फिर सुबह सभी के लिए पूड़ी सब्जी का इंतजाम रहेगा। हलवाई को बोल दिया है, वो रात को ही आ जाएगा और सुबह से ही पूड़ी सब्जी का लंगर चालू हो जाएगा। हाँ, वो बताया कविता ने, आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। और फिर रात में माता का जागरण शुरू हो गया। आशुतोष किसी चिंता में डूबे हुए थे। वो रात में ही किसी से फोन पर बहस कर रहे थे। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, सारे मेहमान आ गए हैं, अगर तुम नहीं आओगे तो कौन बनाएगा सब्जी पूरी? क्या हुआ भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? अब क्या बताऊं भाई साहब, जिस हलवाई को आज के लिए बुक कराया था उसे बहुत तेज बुखार है, कह रहा है वो नहीं आ पाएगा। ये बात वहाँ खड़ी कविता और उसकी माँ अर्चना ने भी सुन ली। उन्हें देखकर आशुतोष ने कहा, अब क्या करें अर्चना, क्या तुम और कविता मिलकर पूरी सब्जी बना सकते हो? क्या पागल हो गए हैं आप? 100 लोगों के लिए पूरी सब्जी बनाना कोई मजाक है क्या? मेरी बात को समझो, अगर तुम दोनों पूरी सब्जी नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? और सबको पता है कि सुबह पूरी सब्जी का इंतजाम है। आशुतोष ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उसकी एक न सुनी। उधर कुछ घंटों के बाद जागरण संपन्न होने को आया तो सभी ने देखा कि टेंट के पीछे से धुआं आ रहा था। कविता और उसके माँ बाप ने वहाँ जाकर देखा कि कविता के ससुर ओम प्रकाश वहाँ बड़े से पतीले में सब्जी बना रहे थे। ये देखकर कविता सबसे ज्यादा हैरान थी। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे समधी हैं, मेहमान हैं, अरे छोड़ दीजिए। अरे अगर मैंने सब्जी छोड़ दी तो ये जल जाएगी भाई साहब, आप तो बस लोगों को बैठाइए, सब्जी बनने वाली है और पूड़ियाँ भी बस तैयार ही समझिए। अपने ससुर की बात सुनकर कविता हैरान थी। और फिर जैसे ही कविता ने पूरी सब्जी का पहला निवाला खाया तो स्वाद की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। उसका घमंड एक ही पल में चूर चूर हो गया और उसे वो सारी जली कटी बातें याद आ रही थी जो उसने अपने ससुर से कही थी। और अब दिल से उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप तो रियल कुक निकले। 100 लोगों का खाना आपने अकेले बना दिया और वो भी इतना स्वाद। और मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी नहीं खाई। है सच में अच्छी बनी है क्या? जी पापा जी, बहुत बढ़िया। पापा जी प्लीज आप कल से मुझे खाना बनाने की ट्रेनिंग देंगे क्या? कविता की बात सुनकर ओम प्रकाश और परिवार के बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अंकल मेरे लिए एक सैंडविच देना। अभी बना देता हूँ बेटी। सोनिया अपनी सहेली काजल के साथ एक ठेले पर आती है और उसे सैंडविच बनाने को कहती है। क्या हुआ काजल, तुझे सैंडविच नहीं खानी? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू ही खा ले। असल में काजल का मन तो था सैंडविच खाने का, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बर्गर खा लेती, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है। घर लौटते वक्त काजल अपने मन में बस एक ही बात सोच रही थी, पता नहीं आज भाभी ने खाने में क्या बनाया होगा, काश की रात को कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद काजल घर पहुंचती है। भाभी खाने में क्या बनाए? खाने में घी की सब्जी बनाई है काजल, चल हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सपना सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन घी की सब्जी देखकर तो काजल का मन पहले ही खराब हो चुका था और वो बेमन से खाना खाने लगती है। उसकी भाभी मन ही मन सोचती है, भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया मैंने। सपना सुबह से भूखी थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसी सब्जियां खाने की आदत नहीं थी। उसने अपने मायके में ऐसी सब्जियां कभी नहीं खाई थी। अपने ससुराल से अच्छी तो मैं अपने मायके में ही थी, कम से कम मुझे वहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। तभी उसका पति, अरे क्या हुआ सपना, तुम खाना नहीं खा रही? तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? हमारी शादी को भी 2 महीने तो हुए हैं और यहाँ रोजाना ही घिया तोरी बनती है, वो भी इसलिए क्योंकि ये हमारे घर के आंगन में उगते, लेकिन इसके अलावा तो कुछ और अच्छा नहीं बनता। ओहो तुम चिंता मत करो, जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी ना तब मैं तुम्हें 10 तरह की सब्जियां खिलाऊंगा, ठीक है? उसकी बात सुनकर सपना चुप हो जाती है। फिर शाम को उनकी सास पड़ोस की काकी के खेत से साग तोड़कर घर लाती है। बहू कहाँ हो तुम? देखो तो मैं ये पालक लाई हूँ, ऐसा करना शाम को खाने में यही बना लो। माँ जी पालक तो आप ले आई, लेकिन घर में मसाले तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर खाने में क्या बनेगा? बहू तुझे मुझे ये बात सुबह बतानी चाहिए थी ना, मैं बेटों से कहकर मंगवा लेती। तभी छोटी बहू सपना भी वहां आ जाती है। जेठानी जी आज खाने में क्या बनाना है, तोरी या घिया? माँ जी पालक लाई है। अच्छा माँ जी आप पालक लाई हैं तो साथ में पनीर भी ले आती, हम पालक पनीर ही बना लेते। ये सुनकर सास उसे गुस्से में देखती है। सपना चुप हो जाती है। फिर सास जब वहां से चली जाती है तब
हरा साग तो बनता है लेकिन कोई सब्जी ऐसी नहीं होती कि जिसे खाने का मन करे। अब आप इस पालक को ही देख लीजिए, इसको देखो भला कोई इसे कैसे ही खा लेगा। रोज बस एक ही सब्जी। पता है मेरे घर पर 2-2 सब्जियां बनती थी। अच्छा, लेकिन मैं तो कई सालों से ये गरीबी बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुम भी इसकी आदत डाल लो। फिर सब लोग मन मारकर उस सब्जी को खाने लगते हैं। सब्जी में थोड़ी मिर्च कम है, और अभी कुछ दिन पहले तो खाया था हमने मुफ्त का पालक। जो मिल रहा है ना, उसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो ना, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे घर के अंदर मेंबर है। बिल्कुल सही कहा राजेश ने। हम सब इतने सारे लोग हैं तो कुछ अच्छा कैसे ही बन सकता है। लेकिन पिताजी, घर में एक बार में 2 सब्जियां तो बननी चाहिए। अगर किसी को एक सब्जी पसंद ना आए तो कम से कम वो दूसरी सब्जी तो खा ही सकता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस एक ही बार में एक ही सब्जी बनती है। 2 तरह की सब्जी। शायद तुझे नहीं पता कि घर में कभी कुछ अच्छा बनाने की सोचो या 2-3 तरह की सब्जियां तो समझ 300 रुपए तभी खत्म हो गए। ये तो सिर्फ हमें ही पता है कि इस घर का गुजारा कैसे चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी बात कहो तो लेक्चर मिल जाता है। कुछ ऐसे हालात थे इस बड़े से और गरीब घर के, जहाँ सच में ही घर के सभी लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस गए थे। कुछ दिन बाद गली से एक गोलगप्पे वाला जा रहा होता है, जहाँ बहुत से गांव के लोग खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। हाय, मेरा भी कितना मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, लेकिन मुझे तो खुद गोलगप्पे खाए हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन छोड़ना, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसकी क्या ही ख्वाहिश करनी। चलो चलकर अब इन 100 रुपए से आटा लेकर आती है, नहीं तो माँ जी खूब सुनाएंगी। वो दोनों देवरानी जेठानी बाजार चली जाती है, जहाँ उन्हें एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह दीदी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी तो चाहता है यहाँ से खाना चुरा कर भाग जाऊं। कई बार मेरा भी बड़ा मन होता है कुछ अच्छा खाने को। मैंने तो शादी से पहले भी गरीबी देखी और शादी के बाद भी। पहले सोचती थी कि शादी के बाद अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी, लेकिन यहाँ के हालात तो और भी बदतर है। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी हमें भी बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हम गरीबों की थाली में एक से दूसरी सब्जी होना ही बड़ी बात होती है। एक वक्त में केवल एक ही सब्जी नसीब होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ, क्या करें, हम लोगों को मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे केवल एक वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है। शायद यही हमारा नसीब है। चल अब घर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी उदास मन से घर लौट रही थी कि उनकी नजर नदी में डूब रही एक बच्ची पर जाती है। बचाओ बचाओ! अरे वो देखो, कोई बच्ची वहाँ डूब रही है। हमें उसे बचाना होगा, लेकिन उसे बचाएंगे तो तब ना जब हमें खुद तैरना आता होगा। हाँ, तैरना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना होगा। अब वो दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नदी तक जाती है और उस बच्ची को डूबने से बचा लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई। लेकिन अब हमें कौन बचाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी ने जो आटा मंगवाया था वो तो इस छोकरी को बचाने के चक्कर में उस नदी में ही बह गया। क्या? ये तूने क्या किया? अब यहाँ मछली आटा खाकर दावत मनाएंगे और घर में हमें आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब तो जो रोज एक सब्जी नसीब होती थी, आज तो वो भी खाने को नहीं मिलेगी। ना जाने क्यों भगवान हम गरीबों पर ही सब अत्याचार करता है। उनकी बातें सुनकर वो बच्ची बोली, फिक्र मत करो, अब आज के बाद तुम लोगों की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तभी वो बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। हे भगवान, जादू! ये तो परी बन गई। हाँ, मैं एक परी हूँ जो परी लोक से धरती लोक पर घूमने आई थी और यहाँ पर इंसानों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। तुम दोनों को खुद तैरने नहीं आता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तभी वो परी अपनी जादू से एक जादुई कढ़ाई प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई कढ़ाई, इससे तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। जितनी तरह की सब्जी तुम मांगना चाहो इससे ले सकती हो। साथ ही आटा, चावल, जो भी जरूरत की चीज चाहिए इससे ले लेना। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है। वो कढ़ाई लेकर दोनों घर आ जाती है, जिसके बाद वो पहले उस कढ़ाई से आटा मांगती है तो उनके सामने आटा प्रकट हो जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ए जादुई कढ़ाई, अब तो जल्दी से हमें पालक पनीर दे दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तभी उनके सामने पालक पनीर प्रकट हो जाता है। इसके बाद मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राई गोभी, कटहल, मलाई चाप, ऐसी 10 तरह की सब्जी वो मांगती है। उनके सामने 10 तरह की लजीजदार सब्जियां प्रकट हो जाती हैं। शाम को वो सबको खाना परोसती है तो 10 तरह की सब्जियां देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। आज ये 10 तरह की शाही सब्जियां, वो भी हम गरीब की रसोई में, ये भला कैसे मुमकिन है? अब से ये 10 तरह की सब्जियां तुम्हें हर रोज खाने को मिलेंगी। फिर उस जादुई कढ़ाई की बात वो सबको बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। क्या सच में भाभी? फिर तो क्या हम जादुई कढ़ाई से सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे ये सब भी मांग सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहो। उस दिन के बाद से गरीब की रसोई में भी हर दिन
10 तरह की सब्जी होती है। Thanks for watching.